जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, अमूमन आप देखते होंगे कि रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उनके ऐसे ऑर्डर्स और डिसीजन आते हैं जो सरकार के पक्ष में जाता होते हैं, जनता के पक्ष में कम होते हैं। आखिर क्या है मसला? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो जजेस या टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर होते हैं, लंबे समय तक सर्विस में होते हैं और रिटायर होने के बाद तुरंत वो राज्यसभा जाते हैं, किसी कमीशन के मेंबर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, एडवाइजरी कमेटी, तमाम ये सब होता रहता है। क्या इनके लिए कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए? जैसे खाली सरकारी मसले की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनीज के टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार के पास इंफॉर्मेशन 35 साल में वो इकट्ठा करते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल, चाहे कोई भी नवरत्न कंपनी लीजिए, उस कंपनी में अगर चला जाए ब्यूरोक्रेट, तो सारे सरकार के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी के लिए किया कर सकता है। तो क्या उनके लिए कूलिंग पीरियड होना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि ये तो इतना एक्सपीरियंस है, इनकी सेवा देश को मिलनी चाहिए। उनको पेंशन भी मिलता है और जाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद सब एक कंफर्ट जोन में होते ही हैं, पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सेवा करना है तो निःशुल्क भी सेवा किया जा सकता है, बगैर सुविधा लिए। इन तमाम इशू पे चर्चा करने के लिए कई दिनों से मेरी मंशा थी कि इस पे अम्बेडकरनामा पे एक बहस हो और सहज तरीके से अपने साथियों को बताया जाए। तो इस पे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे मित्र हैं, आप वीडियोस में देख चुके होंगे, संजय चड्ढा साहब हैं, उनका स्वागत है। संजय साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर रतन, थैंक यू वेरी मच। तो ये फ्लोर आपका है, जो मैंने मुद्दा उठा दिया है, क्या मसला है? ये क्या है? भारत में ही है कि दुनिया में भी होता है? दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस हैं? जजेस, अभी गोगोई ने जजमेंट दिया और सीधे राज्यसभा चले गए हैं। वो जजमेंट इमोशन का जजमेंट था, वो लॉजिक का जजमेंट नहीं था। अभी अरुण मिश्रा भी डिबेट में है। क्या मसला है, जरा हमारे दोस्तों को समझाइए। देखिए, एक पहले बात की शुरुआत करता हूं एक डाटा देने से। 1900 जो एक किसी संस्था ने किया था, मुझे नाम नहीं मालूम है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। 1999 के बाद तकरीबन 103 जजेस जो रिटायर हुए थे, उसमें से तकरीबन 70 जजेस ने कोई ना कोई असाइनमेंट ले लिया। अर्थात एक बहुत बड़ी संख्या में जो जजेस हैं, रिटायर होने के बाद भी असाइनमेंट लेते हैं। जबकि मैं कानून की व्यवस्था भी यहां बताना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो रिलेवेंट है वो भी मैं बताना चाहूंगा। तो इससे होता क्या है कि जैसा आपने शुरुआत में कहा, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी के ऊपर पब्लिक फेथ होना बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था के ऊपर अगर फेथ नहीं है तो वो संस्था सामान्यतः नगण्य हो जाती है, समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। ये एक बड़ा बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और खासतौर से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हम एक सिस्टम है जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, तीनों ये अलग, तीनों भिन्न हैं। और तीनों के ऊपर एक और बड़ी अच्छी बात है कि हम रूल एक ऐसे नियम से गवर्न होते हैं जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर एक सिस्टम ने कोई गलती करी, लेजिस्लेचर ने अगर गलत लॉ बनाया, तो जो हमारी जुडिशरी है वो उसके ऊपर तत्परता से काम करके उसको अल्ट्रा वायरस यानी कि हटा सकती है। तो ये आपस में तीनों अलग हैं, स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात। आपका अगर आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोविड में अगर सरकार फेल होती है, एग्जीक्यूटिव फेल होता है, तो आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए। ये हर क्षेत्र में है। कोई एक जजमेंट आया, उस जजमेंट को जो पब्लिक की राय है वो पसंद नहीं कर रही है,
लेजिस्लेचर को वो पसंद नहीं है, तो लेजिस्लेचर एक न्याय एक कानून पास करके ओवरऑल, जैसे कि आपको याद होगा शाहबानो का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, एक कानून पास कर दिया गया और उस बात को हटा दिया गया, क्योंकि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कहती है वो देश का कानून है, चाहे वो इंटरप्रिटेशन ऑफ किसी लॉ की हम कर रहे हैं, तो जो उन्होंने निर्णय दिया वो कानून है। यहाँ पे अब मैं दो रिस्ट्रिक्शंस जो जजेस के ऊपर है वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आऊंगा कि क्या क्या पोस्ट्स, कैसे कैसे चीजें जजेस जो हैं वो ले लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसमें कानूनी पहलू पे भी हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 224(7) सब क्लॉज 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कभी भी सुप्रीम कोर्ट या भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। सिमिलरली उसके पैरेलल सेक्शन आर्टिकल 220 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हाई कोर्ट के जजेस पे ये अंकुश लगाता है कि आप उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रभाव होगा। लेकिन अब जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हमने देखा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर कमीशन, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी, लॉ कमीशन, वाटर ट्राइब्यूनल्स, इन तमाम जगहों पे हमने देखा कि जो जजेस हैं वो उसको चेयर करते हैं या उसके मेंबर होते हैं। यहाँ पे एक बात आपको समझनी बहुत बहुत जरूरी है, वो ये है कि कानून की व्यवस्था भी ऐसी ही है। कानून की व्यवस्था ऐसी है कि ये जो, जैसे अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम लोग बात करें, वहां पे ये कानून की व्यवस्था है। 2019 से पहले ये थी कि उसको जो चेयर करेंगे वो चीफ जस्टिस होने चाहिए, उसके बाद तरमीम की गई, अमेंडमेंट किया गया, और अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसको चेयर कर सकता है। तो ये कानून की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही वहां का हेड हो सकता है। इसमें एक बात तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बनेगा, पहली चीज ना। लेकिन एक बहुत बड़ी एक और क्षेत्र है जहां पे लोगों को दिक्कत आती है, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी के विषय में। राज्यसभा के मनोनीत मेंबर बन जाते हैं, उनको बनाया जाता है। इसी प्रकार से एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, जस्टिस पी सीता शिवम, जो कि केरला के गवर्नर हैं आजकल। ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के जो पोस्ट्स पे जाते हैं वहां पे पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक करता है, वहां पे पब्लिक कॉन्फिडेंस हिलता है, एक बात। और दूसरा, उन जो मैंने आपको बताया, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, नेशनल हाई एनसीडीआरसी एंड उन तमाम की अगर हम बात करें तो उसमें एक सशक्त अपॉइंटमेंट का सिस्टम होना चाहिए, और उसमें भी कई ऐसे जजेस हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, ऐसा हमने देखा है। और आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, कूलिंग ऑफ पीरियड, और वो मुझे याद दिलाता है चीफ जस्टिस आर.एम. लोधा जी के। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि कोई भी जज जब रिटायर्ड होता है उसके कम से कम 2 साल, 3 साल भी हो सकता है, उतने पीरियड तक उनको कोई भी जो पोस्ट है, कोई भी इस तरह का जो जहाँ पे सैलरी मिलती है या जहाँ पे एक पद मिलता है, वो नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद ही लेना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी गंभीरता है। देखिए क्या है कि 2 साल अगर क्विड प्रो क्रो की जो बात करते हैं हर बार कि आप मेरे लिए ये करिए, मैं आपके लिए वो करूंगा, आप मेरे लिए क्विड प्रो, एक हाथ दीजिए और जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा मुझे ये दे दीजिएगा, इस तरह की जो बात है वो फिर नहीं आएगी ना। तो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसा जस्टिस लोधा ने कहा, कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा परिपक्व सिस्टम डेवलप कर लेते जिसमें 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाए, 2 साल में तो चीज समाप्त हो जाएगी, और निष्पक्षता के साथ जो है, जो जजमेंट्स आए होंगे वो अपने चलेंगे। तब 2 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड है। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि
वेदर बाकी इंटरनेशनली क्या है उस पर हम बात करेंगे। एक और बात जस्टिस लोढ़ा की मुझे याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अगर ये जजेस जो रिटायर्ड होते हैं, ऑनरेबल जजेस, वो, क्योंकि देखिए पूरे देश की आंखें उनके ऊपर है, रिटायरमेंट के बाद अगर इस तरीके का होता है तो एक पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी जो है वो जरूर शेक करता है। इसलिए अगर कोई जज अपनी सेवाएं, वो कहता है कि मैं, भैया मैं 65 साल का हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, और तो ये ऑप्शन भी होनी चाहिए। और जज को उस वक्त ही, रिटायरमेंट के वक्त, पूछा जाना चाहिए कि आप पेंशन लेना पसंद करेंगे या सैलरी लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे। यानी सैलरी लेने का अर्थ है आप कंटिन्यू जॉब करना चाहेंगे। देखिए हमारे यहाँ जजों की कमियां हैं, हमें रतन जी ये नहीं बोलना, बल्कि कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। क्यों नहीं हम एक ऐसी पॉलिसी बनाते, क्यों नहीं एक ऐसी नीति बना देते कि अगर कोई जज अपनी सेवाएं देना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे, जो कि लेस इंपॉर्टेंट, बेल मैटर्स हो गए, ट्रांसफर पिटीशंस हो गई, यस। और कई इस तरह के जो जो लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, अगर आपको लगता है कि उनका सेवानिवृत्ति हो चुकी है और उसके बाद उनको इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं देने चाहिए, तो आप इस तरह के मैटर उनको एलोकेट करके कम से कम जुडिशरी के ऊपर बर्डन तो कम होगा। इस तरह का एक मैकेनिज्म की बहुत नितांत आवश्यकता है। ऐसा कई लोगों ने कहा है और मैंने उन चीजों को गैदर करके आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो ये जो एक बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्विड प्रो क्वो, कि आपने मेरे लिए ये किया, मैं आपके लिए ये करूंगा, ये प्रश्न ही जब खत्म हो जाएगा तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाती, ऐसा मेरा मानना है। प्रारंभिक रूप में मैं ये कहना चाहूंगा। संजय साहब, एक आइडिया ऑफ मोरालिटी भी होता है कि डेमोक्रेसी और गवर्नेंस सिर्फ कानून से और इससे नहीं चलता है, मोरालिटी, मोरल प्रेशर, मोरालिटी होता है। क्या ये इस तरह के जजेस पे लागू नहीं होता है? बड़े देश के बड़े लोग। बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं आपसे बताऊं, एक अभी जजमेंट आया था मास्टर ऑफ रोस्टर केस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था कि अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी में, वो अगर हिलेगा, वो शेक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, बिगेस्ट एसेट ऑफ जुडिशरी इज दिस ओनली। ये शेक नहीं होना चाहिए, ये बड़ी आधारभूत बात है। और ये इस बात से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा पूरे विश्व में जो कहेगा कि मैं गलत कह रहा हूं, कि अगर सिस्टम में मेरा फेथ नहीं होगा, मैं कहूंगा अरे मैं नहीं मानता इस सिस्टम को, तो ये मेरे को लगता है कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट प्रिंसिपल है, नंबर 1। और हम तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं। ये एक बड़ा थंब रूल है जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इस चीज से ये जो इंप्रेशन है ये ना आ जाए लोगों में। हमारे लोगों के अंदर ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं एक वाकया याद आ रहा है मुझे संजय साहब, मैं जी अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ अभी। तो जब लॉ मिनिस्टर थे तो उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि कन्फर की थी। और जब वो न्यूज छपा था तो भारत में बहुत हंगामा हुआ था कि अंबेडकर जाएंगे तो भारत की आलोचना करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, जाति व्यवस्था पे हमला बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने एक शब्द इस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस में नहीं बोला। हाँ? उनसे जवाहरलाल नेहरू के मतभेद थे, उन्होंने एक बाकायदा चिट्ठी लिखकर रिजिग्नेशन दे दिया। लेकिन उन्होंने कभी जो मोरालिटी की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोरल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए। अब तो हमें लगता है कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स और स्पेशली जजेस रिटायरमेंट के साथ ही जो है, अगले ही रिटायर होते हैं, महीना 2 महीना में उनको मिल जाता है पूरा ये। आपको मैं बड़ा एक गंभीर बात बताता हूँ, रिटायरमेंट से पहले भी कुछ जजेस को अपॉइंटमेंट मिला हुआ है ये इसी देश में, ये सबको मालूम है। मुझे एक चीज याद आ गई आपसे बात करते करते। अरुण जेटली जी ने मेरे ख्याल 2012-13 में लोकसभा में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स are influenced by
द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो आप इस कटिंग को जरूर मैं चाहता हूं कि उसको आप अपने इस कार्यक्रम में समावेशित करिए और दिखाइए। नहीं, मैं वीडियो निकाल के डालूंगा उस वीडियो को। प्लीज प्लीज। तो कहने का भाव ये है कि प्री रिटायरमेंट आप और अरुण जेटली एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही लॉ सेंटर से पढ़े हैं, SRC से पढ़े हैं, वो एलुमनी भी हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहे हैं, मतलब अब तो खैर है नहीं। जी तो उनका वीडियो हम डालेंगे। जी संजय जी कंटिन्यू करें। तो मैं बता रहा था कि ये बात नहीं है कि ये चीज लोगों के मन में नहीं है, लोगों को इस बात का पूरा इल्म है, पूरा जानकारी है, और यही कारण है कि इस पर बार बार प्रश्न उठते हैं और बार बार इस तरह की विवेचनाएं होती हैं। और आज का कार्यक्रम भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये होता दिखता है हर जगह पे। अभी आपने कार्यक्रम के शुरुआत में एक और जस्टिस अरुण मिश्रा का लेटेस्ट केस है ना, इसीलिए बहस करने की जरूरत हुई। जी देखिए, अगर कानूनी तौर पे जस्टिस अरुण मिश्रा वाली बात आपने कही, तो कानूनी तौर पे अगर हम देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपॉइंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही हो सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो है वो अपने आप में एक परिपक्व अपॉइंटमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपॉइंटमेंट में। लेकिन जो बात जस्टिस लोधा ने कही, क्विड प्रो क्यो वाली बात, और ये तमाम बातों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह की एक व्यवस्था बननी चाहिए जो जो ये करे कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी के ऊपर, वो कायम रहे, बल्कि और मजबूत हो। ये एक व्यवस्था की बात उठ रही है, इसीलिए हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं कानूनी तौर पे। और अगर स्पष्टता से मैं कहूं, परिपक्वता से कहूं कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल जायज है और सही है कानूनी व्यवस्था को अगर हम देखें। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने नैतिकता का सवाल किया। हाँ, नैतिकता पे आप देखिए ना, ये संशय क्यों आया आपके मन में, इसीलिए आया ना कि संशय, ये संशय विद इन 8-9 months of his retirement he's been appointed, he's been promoted to a post, so that is why आपके जहन में ये चीज का प्रश्न चिन्ह उठा। उन्हें लगातार चल रहा है। वो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे, मुझे याद है लेट 90s में उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, और मतलब रिटायरमेंट के बाद, जो कि एक कानूनी प्रावधान है। उनको और किसी जगह पे नहीं डाला गया था, मुझे याद है 90s में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी शायद। संजय साहब ये बताइए, हम विश्व गुरु दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही डेमोक्रेसी चला रहे हैं। तो दुनिया में और भी डेमोक्रेसीज हैं और जहां से हम लोग कुछ लेते भी हैं, सीखते भी हैं। तो और दुनिया में क्या चल रहा है इस तरह के मामलों में? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। यूएसए और यूके की मेरे ख्याल से मैं आपको व्यवस्था दोनों बताने का प्रयास करता हूं जितना मुझे मालूम है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट का जज कभी रिटायर नहीं होता, वंस ए जज ऑलवेज ए जज। तो वहां पे तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आया ही नहीं। अब जज रिटायर भी नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। ओनली कई जजेस अपना प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं और बट वो कोई ज्वाइन नहीं करते, ये एक प्रथा है वहां की। जहां तक यूके का सवाल है, देखिए यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहले मैं यूके का प्रोविजन बताता हूँ। यूके में जो एज लिमिट है जज के रिटायर्ड होने की वो है 70 वर्ष। और देखिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है कि एक जज सेवानिवृत्ति के बाद, सेवा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद क्या वो किसी क्षेत्र को ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन एक कस्टम है, लेकिन एक प्रथा है। वो प्रथा ये है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं जजेस, वो फिर किसी ये यूके की प्रथा है। बट लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में दो बिंदु जरूर रखना चाहूंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने एक बिंदु पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे जो जजेस हैं, उन्होंने जैसे किसी ने 20 साल सेवा करी, किसने करियर तो उन्होंने 40-40, 50-50 साल देश की सेवा करी, उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव जरूर होता है। और स्वस्थ हैं अगर आप, सारी चीजें ठीक है, तो उस अनुभव को हमको एकदम निकाल देना नहीं चाहिए, उस अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए, पहली चीज।
जहां तक रिटायरमेंट एज की हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यूके का मैंने आपको बताया 70 साल, हमारे यहाँ पे सबसे कम है 65 साल। एक ये प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जजेस की आपके पास कमी भी है, आप बढ़ा सकते हैं एज। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं कि देश की आपने सेवा की, तो पोस्ट रिटायरमेंट मेवा भी लेना चाहते हैं, अगर समाज ही सेवा करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सुझाव है, और ये बिल्कुल उचित भी है और न्यायोचित भी है, मुझे ऐसा लगता है। पेंशन आपको मिल रही है, आपको ये एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि आप, अब मैं सेवा करना चाहता हूं तो मैं अब बिना किसी चार्जेस के सेवा करूंगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। चलिए, तो लीला भारत में ही ज्यादा है। हैं? आप कह सकते हैं आप ऐसा। भारत के बड़े लोग स्वभाव से ही लालची होते हैं, ऐसा लगता है, कहा जा सकता मैं कैसे कह सकता हूँ, ये बात तो नहीं है सही, मतलब हो है। भी सकती है सही, क्योंकि मैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। बड़े खुले मन से, कि देखिए जब जुडिशरी का जो काम है, जुडिशरी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर जो निर्णय किया जा रहा है, न्याय, न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। दिखना भी चाहिए। हम्म। हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि यस, यहां न्याय हुआ। अगर इस चीज से कोई आपत्ति आ रही है, इस चीज से पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो रहा है, जुडिशरी के ऊपर फेथ हिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस लोधा के सुझाव हैं उनको, मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, और ये समय आ गया है। अब ये समय है कि हमको इस तरह का कोई, सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसा बड़ी स्पष्ट तौर से मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद आना चाहिए और इस तरह का निर्णय देना चाहिए। आप उसमें ये कहें कि अगले 2 साल तक आपके पास आप किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे, कोई अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन कुछ नहीं लेंगे आप। ये एक निर्णय जरूर होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर कंटिन्यूटी करनी है तो आपका सजेशन मैं समझता हूं कि सबसे मजबूत है कि अगर आपने कोई सेवा करनी ही है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करिए सेवा, आपको पेंशन मिल रही है। चलते चलते संजय साहब, एक बात और, कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए 3 हो सकते हैं रास्ते। एक हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः निर्णय ले, या जो हम ब्यूरोक्रेसी की भी इसमें बात कर रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के जो एसोसिएशन है, वो खुद भी उसमें निर्णय ले, ये मोरालिटी का क्वेश्चन है। दूसरा है कानूनी प्रावधान है कि भाई संसद, सरकार इस पे जो है ना बहस करे। और और कानून तीसरा है, बनाए। कानून बनाए। तीसरा है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए और डिफरेंट पार्टीज इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें। ठीक है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं में बनेगा क्योंकि बड़ा वोट बैंक इससे निर्भर नहीं करता, किसी की पॉलिटिकल विल इससे नहीं शेक होगी, कोई आपको ये इससे कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राजनेताओं के ऊपर, इसलिए वो क्यों करेंगे। जनता पे तो पड़ता है ना, जनता पे पड़ता है, जनता का इसलिए मैंने, सिस्टम के प्रति, जो एक जिसे कहते हैं सिस्टम के प्रति उसका जो जो एक मन में कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जनता के बस पे, जनता के पास क्या ताकत है वो आपको मालूम है। चलिए शुक्रिया संजय साहब, आपने बहुत शानदार और सिंपल तरीके से बातें कही। अगले कुछ एपिसोड्स हम बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे कंप्लेन कैसे करें, एफआईआर कैसे दर्ज करें, हाँ? हाँ बिल्कुल देशद्रोह मैं, क्या है, छोटी छोटी सिंपल भाषा में लोगों को अवेयर भी करना है। तो ये बिल्कुल थे बिल्कुल संजय चड्ढा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक लीगल अवेयरनेस का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। संजय साहब, पूरा नाम क्या है? स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस विद संजय के चड्ढा। स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस विद संजय के चड्ढा। आप जाइए, उस लिंक पे जाइए, उसमें अपनी बात रखिए, सुनिए इनको। अम्बेडकरनामा पे बीच बीच में इनको हम बुलाते रहेंगे, और उसमें जाके देखिए, इनके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो इनके सब्सक्राइब कीजिए, इनके यूट्यूब को, उनको लाइक कीजिए, ब्लू बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, और बहुत कुछ बगैर किसी शुल्क के, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप संजय चड्ढा साहब से आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया चड्ढा साहब, शुक्रिया आप सबका।
और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। शुक्रिया संजय जी, फिर थैंक मुलाकात यू होती रतन है।